हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। पढ़ने के पहले आपको हम इनका जीवन परिचय बताने जा रहे हैं, लेकिन ये बताने से पहले कि ये कौन है और इनकी वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद हमारे चैनल पर आगे बढ़िए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही आनंददायक भी। आपको इसे सुनकर मज़ा ही आ जाएगा, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल से हमेशा अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखिएगा। तो अब शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की अनमोल मणियों में से एक हैं बहुमूल्य मणि कवि शैल चतुर्वेदी, जिनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। शैल चतुर्वेदी एक हिंदी कवि, व्यंग्यकार, हास्यकार, गीतकार और अभिनेता भी थे। इनका लेखन विषम से विषम परिस्थितियों पर व्यंग्यात्मक वार करता है। शैल चतुर्वेदी का जन्म 29 जून 1936 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। शैल चतुर्वेदी जी को 70 और 80 के दशक में अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए खूब ख्याति प्राप्त थी। उनकी कविताएं उस समय के माहौल में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणी करती थीं। इसी क्रम में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जिनमें उपहार, चिच्चोर, चमेली की शादी और श्रीमान श्रीमती प्रमुख थे। और अब इनकी कुछ कविताएं आपको सुनाने जा रहे हैं। तो पहली कविता है कार सरकार। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे। ड्राइवर बोला, हम उतर जाएंगे हुजूर, चलाकर तो देखिए आपकी आत्मा हिल जाएगी। यह कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी व्यंग्य से भारतीय राजनीति के उस दौर का चित्रण करते हैं जिस दौर में गठजोड़ की सरकारें भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए नीतियां तैयार करती थी। कवि ने कविता में बताया है कि अपनी महत्वाकांक्षा के चलते नेताओं में देश को पीछे रखकर सरकार चलाने की होड़ का मचना गलत बात है, क्योंकि नेताओं को सरकारों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी कविता है भविष्य। डॉक्टर ने पोपटलाल से कहा, आप लाल तिकोन के पक्ष में हैं, ये मैंने माना, मगर अभी तो आपके 2 ही बच्चे हैं, तीसरा हो लेने दो तब आना। भविष्य। पोपटलाल बोला, डॉक्टर साहब बचाइए, 2 ही काफ़ी हैं, तीसरा नहीं चाहिए। एक मीर जाफ़र और दूसरा जयचंद है, एक नेता और दूसरा जेल में बंद है। मैंने औलाद का कोई सुख नहीं भोगा और ज्योतिषी ने बताया है तीसरा कभी होगा। यह कविता मानव को निरंतर संघर्ष करने अथवा निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस कविता में कवि ने कविता जीवन के अनिश्चित स्वरूप और भविष्य के प्रति मनुष्य के द्वंद्वात्मक भावों को दर्शाया। ये कविता मानव को भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तीसरी कविता है शायरी का इनकलाब। एक दिन अकस्मात एक पुराने मित्र से हो गई मुलाकात। कहने लगे, जो लोग कविता को कैश कर रहे हैं वो ऐश कर रहे हैं। लिखने वाले मौन है, श्रोता तो यह देखता है कि पढ़ने वाला कौन है। लोग बाग 4 गज़लें और 2 लोकगीत चुराकर अपने नाम से सुना रहे हैं। भगवान ने उन्हें खूबसूरत बनाया है, वे ज़माने को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सूरत और सुर ठीक हो तो कविता लाजवाब है। यही शायरी का इनकलाब है। उर्दू का रिजेक्टेड माल हिंदी में चल रहा है, चोरों के भरोसे खानदान पल रहा है। गज़ल किसी की, फसल किसी की, भला किसी का। एक लोकल कवि की लाइन, अखिल भारतीय ने मार दी, लोकल चिल्लाया, अबे चिल्लाता क्यों है, तेरी लोकल लाइन को अखिल भारतीय बना दिया, सारे देश में घुमा दिया। ये कविता एक व्यंग्यात्मक ढंग से लिखी गई एक ऐसी कविता है जो शायरी का इनकलाब बनने का प्रयास करती है। ये कविता एक ऐसी परिस्थिति को दर्शाती है जहाँ साहित्य का सही क्रेडिट एक सही साहित्यकार को नहीं देना पड़ता है। ये कविता नए लेखकों को इस क्षेत्र की अधिक जानकारी देगी और उन्हें प्रेरित करने का कार्य करेगी। अगली कविता है एक से एक बढ़ के। हमारे एक फ्रेंड हैं, सूरज शक्ल से बिल्कुल इंग्लैंड हैं। एक दिन बोले, यार 3 लड़के हैं, एक से एक बढ़ के है। एक नेता है, हर 5वें साल 10-20 हज़ार की चोट देता है। पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहा है, नहीं बन पाया, सड़ा सा एमएलए। बोलो तो कहता है अनुभव बढ़ रहा है। पॉलिटिक्स के चक्कर में बन गया पॉलिटिकल घन चक्कर। और दूसरा ले रहा है कवियों से टक्कर, कविताएं बनाता है, ना सुनो तो चाय पिलाकर सुनाता है। तीसरा लड़का डॉक्टर है, कई मरीजों को छूते ही मार चुका है। बाहर तो बाहर, घर वालों को भी तार चुका है। हरा भरा घर था, 10 थे खाने वाले, कुछ और थे आने वाले, केवल 5 रह गए, बाकी के सब दवा के साथ बह गए।
मगर हमारी काकी बड़े बूढ़ों के नाम पर वहीं थी बाकी। चल फिर लेती थी, कम से कम घर का काम तो कर लेती थी, जैसे तैसे जी रही थी, कम से कम पानी तो पी रही थी। मगर हमारे डॉक्टर बेटे का लगते ही हाथ हो गया सन्नीपात। बिना जल की मछली सी फड़फड़ाती रही। 2 ही दिनों में सिकुड़ कर हाफ हो गई और तीसरे दिन साफ हो गई। दुख तो इस बात का है कि हमारी गैर हाजिरी में मर गई, पाला हमने और वसीयत दूसरे के नाम ही कर गई। इनकी अन्य कविता है यहाँ कौन सुखी है। हमारी शादी को बरसों बीत गए, लोग बाग तो शराब पीना सीख गए, मगर हमारी पत्नी ने चाय तक नहीं छुई। हमने जिद की तो बोली चाय भी कोई चीज़ है मुई, जहर है वो भी गिलास भर पीने बैठते हो तो घंटों में ख़त्म करते हो, भगवान जाने कैसे हज़म करते हो। 50 बार कहा चाय हजमा बिगाड़ती है, भूख को मारती है, 40 के हो गए, 2 रोटी खाते हो मैं ठीक खाती हूँ, तो मुझे चिढ़ाते हो क्या, इसलिए पंचों के सामने प्रतिज्ञा की थी, हमारे बाप ने गाय समझ कर दी थी। हम बैलों की तरह चुपचाप खड़े थे, दुम हिलाकर बोले चाय नहीं तो दूध ही पिया करो, सवेरे सवेरे कुछ तो लिया करो। वे बोली दूध, चाय तो रो रो कर बनती है, आधी दूध और आधी पानी में छनती है। फिर तुम्हारी दूध की भूखी नहीं हूँ, गांव की हूँ, गाय और भैंसों के बीच में रही हूँ। फिर कभी चाय की मत कहना, हरगिज़ नहीं पीऊँगी, अगर अपनी पर आ गई तो सबकी बंद कर दूँगी। पिछले साल गर्मियों में 2 माह की छुट्टियों में हम जा रहे थे उनके साथ बस में दिल्ली से देहरादून। तारीख थी 2 जून। सामने वाली सीट पर एक नई नवेली बैठी थी अकेली, उदास खिड़की के पास सब आंखें सेक रहे थे, हम तो बस सहानुभूतिवश देख रहे थे। तभी पत्नी ने हमें कोहनी मारी और हमने सोचा धोखे से लगी है, मगर थोड़ी देर बाद उसने हमें नोचा। हमने कटकर पीछे पलटकर कहा पत्नी से बेचारी दुखी है। पत्नी बोली यहाँ कौन सुखी है, खबरदार जो उधर देखा तो देखना है तो इधर ही देखो। धन्यवाद आप सभी का।